सब्सक्राइब करने के लिए YouTube में टाइप करें टीम समर हिल और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और एक भी क्लास छूटे ना, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबों का सीटेट के सीडीपी सीरीज में वेलकम है। आज हम लोग 17वें पाठ के तीसरे सीरीज में हैं, जहां हम लोग शुरू करेंगे शिक्षण विधियां एवं व्यूह रचनाएं से। और आज के क्लास में हम लोग पहुंचेंगे शिक्षण के विभिन्न प्रकार और शिक्षण के विभिन्न तकनीकों तक। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ। तो उसके लिए हम लोग अंतिम क्लास में चौथे पार्ट में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शिक्षण विधियाँ क्या है। तो शिक्षण विधियों का अर्थ होता है शिक्षण का तरीका। आप किस तरीके से पढ़ाते हो बच्चों को, तो वो शिक्षण विधि कहलाती है। आपके पढ़ाने का तरीका ही शिक्षण विधि कहलाती है। इसमें सबसे प्रमुख रूप से आता है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। लेकिन जब 1 to 8 यानी कि प्राथमिक और प्रारंभिक कक्षाओं की बात की जाती है तो वहाँ पे लेक्चर मेथड जो है वो ज़्यादा कारगर नहीं होता है। वहाँ आपको अलग अलग विधियों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखिए कि शिक्षण विधि का क्या अर्थ होता है। तो शिक्षण विधि का अर्थ होता है शिक्षण का तरीका। ठीक है, जबकि शिक्षण व्यूह, दूसरा जो पॉइंट है हमारे व्यूह रचनाएं। तो व्यूह रचना का मतलब क्या होता है। तो व्यूह रचना इसका मतलब होता है कि हम वो कौन सी रणनीतियाँ बनाएंगे, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जिससे कि हम अपने टीचिंग को प्रभावी बना सकें। सबसे पहले तो ये समझिए कि शिक्षण विधि आपके शिक्षण का तरीका हो गया। ठीक है, आप कैसे पढ़ाएंगे, कौन से मेथड से आप पढ़ाओगे, वो आपकी शिक्षण विधि के अंतर्गत आएगी। और उसके बाद आपको वो कौन सी रणनीतियों को फॉलो करना है जिससे कि आप एक अच्छा व्यूह बना सको, आप पढ़ाने के दौरान सारे बच्चों को उसमें इंगेज कर सको, तो वो शिक्षण व्यूह कहलाता। तो शिक्षण व्यूह रचना का क्या अर्थ है शिक्षण की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग करना। शिक्षण की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग करना, तो ये कहलाता है शिक्षण व्यूह रचना। तो शिक्षण विधियाँ देखिए कितने प्रकार की होती है। तो शिक्षण विधियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहली जो विधि है वो कथन विधियाँ। कथन विधियाँ में सबसे प्रमुख है व्याख्यान विधि। जब शिक्षक जाकर के कक्षा में लेक्चर देते हैं, किसी विषय वस्तु के ऊपर बोलते हैं, उसके बारे में A to Z जानकारी देते हैं बच्चों को, तो वह कथन विधियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रदर्शन विधियाँ। तो प्रदर्शन विधियाँ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन आते हैं। जैसे यदि आप लोगों को 1 और 2 में पढ़ाना है बच्चों को फूलों के बारे में, तो वहाँ आप क्या करेंगे, कुछ फूल लेकर के चुन कर के लेके जाएंगे या फिर बच्चों से ही मंगवाएंगे और फिर उन फूलों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वो है प्रदर्शन विधियाँ। और तीसरी है कार्य विधियाँ। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, कार्यकलाप आदि का आयोजन किया जाता है और बच्चों को उन चीज़ों के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में डिटेल से समझाया जाता है। इसके बाद है शिक्षण व्यूह रचनाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। शिक्षण व्यूह रचनाएं जो मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटी गई हैं। पहला जो वर्ग है वो है प्रभुत्ववादी व्यूह रचना और दूसरा जो है वर्ग वो है प्रजातांत्रिक व्यूह रचना। ठीक है, देखेंगे यहाँ प्रभुत्ववादी व्यूह रचनाएं और प्रजातांत्रिक व्यूह रचनाएं। प्रभुत्ववादी व्यूह रचना में क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से जो शिक्षक होते हैं, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि प्रभुत्ववादी व्यूह रचना जो है ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर आधारित है। इसमें जो है शिक्षक केंद्र में होते हैं, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा के ऊपर यह आधारित है। ठीक है, इसमें देखिए व्याख्यान, प्रदर्शन, ट्यूटोरियल, समूह एवं अभिक्रमित अनुदेशन, इन सारी चीज़ों का समावेशन रहता है, तो उसको कहते हैं प्रभुत्ववादी व्यूह रचनाएं। इसमें शिक्षक जो है वो व्याख्यान के माध्यम से किसी चीज़ का प्रदर्शन करके बच्चों को सिखा रहे हैं, ट्यूटोरियल समूह का आयोजन करके, और अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब हुआ कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जो पहले से ही प्रोग्राम कर ली जाती हैं शिक्षक के द्वारा। ठीक है, कि हम किसी चीज़ को ले लेते हैं, उसको खंड खंड में बांट करके, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके
और बच्चों के बीच वहाँ प्रदर्शित करना है और बच्चों को समझाना है, तो वो कहलाता है अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, तो ये सारे जो है वो प्रभुत्ववादी व्यूह रचनाएं हैं। इसमें शिक्षक केंद्र भूमिका में होते हैं। ठीक है, इसमें सारा कुछ शिक्षकों के हाथ में ही होता है, वो मुख्य भूमिका वहाँ शिक्षकों की होती है। दूसरा जो है प्रजातांत्रिक व्यूह रचनाएं। प्रजातांत्रिक व्यूह रचनाएं में इनमें क्या होता है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय भूमिका में होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों ही शामिल होते हैं इसमें प्रमुख रूप से, और दोनों का बराबर का योगदान होता है। अभी जैसे कि प्रश्न उत्तर, शिक्षक प्रश्न पूछेंगे और छात्र उत्तर देंगे, या फिर छात्र प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब शिक्षक देंगे, तो यह प्रश्नोत्तरी विधि कही जाती है। खोज अथवा अन्वेषण विधि, तो खोज अथवा अन्वेषण विधि में छात्रों को भी छात्र शामिल रहेंगे और शिक्षक वहाँ एज ए गाइडलाइन की भूमिका में रहेंगे। सामूहिक वाद विवाद, सामूहिक वाद विवाद किसी खास विषय वस्तु के ऊपर वाद विवाद का आयोजन करवाया जाता है, तो उसमें छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका रहती है। प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाना, गृह कार्य इत्यादि जो है वो प्रजातांत्रिक व्यूह रचनाओं में शामिल होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण व्यूह रचनाएं दो प्रकार की हैं। पहला है प्रभुत्ववादी व्यूह रचना और दूसरा है प्रजातांत्रिक व्यूह रचना। अब इसके बाद का टॉपिक है हमारा शिक्षक एवं छात्र की भूमिका के आधार पर शिक्षण विधियों के प्रकार। शिक्षण विधियों के प्रकार शिक्षक एवं छात्र की भूमिका के आधार पर, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। पहला है शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, दूसरा छात्र नियंत्रित अनुदेशन, तीसरा समूह नियंत्रित अनुदेशन और चौथा शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। अब जैसे कि हम पहले बिंदु पे चर्चा करेंगे कि शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन क्या होता है। तो यहाँ जो प्रभुत्ववादी व्यूह रचनाओं की हमने चर्चा की है वो मुख्य रूप से शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन का ही उदाहरण है कि शिक्षक वहाँ सेंटर भूमिका में होते हैं। वहाँ पूरा क्लास का कंट्रोल जो होता है वो शिक्षक के हाथों में होता है। जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है तो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल शिक्षक के हाथों में होता है। शिक्षक ही उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। एवरीथिंग जो है वो शिक्षक के द्वारा ही क्लियर की जाएगी। लेकिन यहाँ दूसरे बिंदु पर जब आते हैं छात्र नियंत्रित अनुदेशन, तो छात्र नियंत्रित अनुदेशन में इसमें प्रमुख भूमिका छात्रों की होगी। छात्र सक्रिय भूमिका में होंगे और शिक्षक की भूमिका गौण हो जाएगी। वहाँ पर शिक्षक एज ए इंस्ट्रक्टर वहाँ पे काम करेंगे। वो केवल देखेंगे बच्चों को और जहाँ बच्चे गलती करेंगे वहाँ पे सुधार देंगे। अब जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि आप कंप्यूटर प्रशिक्षण लेने के लिए चले जाओ, तो वहाँ आप जो है प्रमुख भूमिका में रहोगे और आपके जो टीचर होंगे, जो आपके सिखाने वाले होंगे, लैब इंस्ट्रक्टर होंगे, वो एक इंस्ट्रक्टर की भूमिका में होंगे। और जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप उनसे पूछोगे और वे आपकी मदद कर देंगे, वे आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन सारा कुछ सीखना आप ही को करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना आपको होगा। तो वो जो होगा वो छात्र नियंत्रित अनुदेशन का एक बढ़िया उदाहरण है। इसके बाद तीसरा है समूह नियंत्रित अनुदेशन। एक ग्रुप डिस्कशन करने के लिए दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि समूह नियंत्रित अनुदेशन होता है। उसके ऊपर जो है उस बिंदु के ऊपर पूरे समूह का नियंत्रण होता है। पूरे समूह में जितने भी लोग हैं 4, 5, 8, 10, तो वे सारे लोग उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं और प्रत्येक बिंदु पे अपने अपने विचार, अपने अपने मत रखते हैं। तो वो कहलाता है समूह नियंत्रित अनुदेशन। चौथा है शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। शिक्षक और छात्र अनुदेशन का ये बहुत बढ़िया उदाहरण है प्रजातांत्रिक व्यूह रचनाएं। इसमें जो भी विधियाँ बताई गई हैं वो सारे शिक्षक एवं छात्र नियंत्रित अनुदेशन में बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि इनमें जो शिक्षक और छात्र दोनों की मिलीजुली भूमिका होती है और दोनों की भूमिका के द्वारा ही शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक इतना कुछ जाना। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो होगा हमारा शिक्षण विधियों के विभिन्न तकनीक। तो शिक्षण विधियों की बहुत सारी तकनीकें हैं और इन तकनीकों के बहुत सारे अलग अलग प्रवर्तक भी हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ प्रमुख जो शिक्षण विधियां हैं एवं उनके प्रमुख प्रवर्तक जो हैं उनके नाम आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें से कुछ प्रमुख शिक्षण विधि के तकनीकों की चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे। और सबसे पहली जो विधि है किंडरगार्टन, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। किंडरगार्टन मेथड, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे ही, क्योंकि हमारा जो प्राइवेट स्कूल का जो सिस्टम है वो यहीं से शुरू होता है। केजी, एलकेजी, यूकेजी, है ना। तो केजी का जो पूरा नाम होता है वो किंडरगार्टन मेथड ही है।
ठीक है, के से किंडर, जी से गार्टेन। तो किंडर गार्टन का मतलब क्या होता है? तो किंडर गार्टन एक जर्मन भाषा है। जर्मनी में इसे बच्चों का बगीचा कहा जाता है। किंडर गार्टन का मतलब क्या होता है? बच्चों का बगीचा। ठीक है, बच्चों का बगीचा। और इसके प्रवर्तक फ्रेडरिक फ्रोबेल थे, जो कि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ही विद्यालय पूर्व शिक्षण के लिए इस विधि को लाया। उन्होंने देखा कि विद्यालय में जैसे बच्चे जाते हैं 5 या 6 साल होने के बाद बच्चे जब डायरेक्ट विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनके साथ बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। वे सीधे सीधे विद्यालय के सिलेबस को फॉलो करने में असमर्थ होते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बाल मनोविज्ञान के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। यदि शिक्षक उनके ऊपर बुरा बर्ताव करते हैं, कठोर दंड दे देते हैं, तो बच्चों के बाल मनोविज्ञान के ऊपर गहरा असर पड़ता है और ज़्यादातर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि विद्यालय पूर्व शिक्षण के लिए, यानी कि स्कूल जाने से पहले, प्री स्कूल सिस्टम इसको कहते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम। तो आप भी आज के समय में भारत में भी यह चलन बन चुका है कि जैसे ही बच्चा 3-3.5 साल का होता है तो उसे प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। तो प्ले स्कूल जो है वास्तव में ये किंडर गार्टन मेथड के ऊपर ही आधारित है। उसमें केजी, एलकेजी और यूकेजी क्लासेस होते हैं। केजी यानी कि पहला क्लास आपका हो गया, नर्सरी इसको कहा जाता है, नर्सरी क्लास। उसके बाद एलकेजी लोअर किंडर गार्टन इसको कहा जाता है और यूकेजी यानी कि अपर किंडर गार्टन कहा जाता है। ठीक है, तो केजी को हम लोग किंडर गार्टन के नाम से जानते हैं, एलकेजी को हम लोग लोअर किंडर गार्टन के नाम से जानते हैं और यूकेजी को अपर किंडर गार्टन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको जूनियर और इसको सीनियर भी कहते हैं, जूनियर किंडर गार्टन और सीनियर किंडर गार्टन। तो किंडर गार्टन शब्द देखें कि एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। इसे याद रखेंगे। यह विद्यालय पूर्व शिक्षण तकनीक है। ठीक है, प्री स्कूल टीचिंग मेथड है, यानी कि स्कूल में जाने से पहले बच्चों को स्कूल जाने लायक बनाना। बच्चे के अंदर कुछ न कुछ होना चाहिए ताकि वे विद्यालय के सिस्टम से अपने आप को तालमेल बैठा सकें, अपने आप का तालमेल बैठा सकें स्कूली सिस्टम से। वहाँ जाने के बाद वो जो विद्यालय का वातावरण है वो उनके लिए डरावना ना हो, है ना, नीरस ना हो। तो उसी के लिए फ्रोबेल ने यह काम किया था। इसके प्रवर्तक फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं और इनका जन्म देखें तो 1782 से 1852 का है। इनका जीवन काल 1782 से 1852 है। इन्होंने 1840 ईस्वी में जर्मनी में पहला किंडर गार्टन खोला था और फ्रोबेल ने बालक की तुलना पौधे से की। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है पौधे की भांति होता है और हमें एक पौधे की तरह ही उनकी देखभाल करनी होती है। एक पौधा जैसे बढ़ रहा होता है तो यदि हम उसकी देखभाल ना करें, उसे लगातार पानी ना दें, खाद उसमें ना दें, तो फिर उस पौधे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि बच्चे भी पौधे की तरह होते हैं और उनकी देखभाल भी हमें बिल्कुल जैसे हम बगीचा सजा करके रखते हैं उसी तरह से बच्चों को भी हम सजा कर रखेंगे। और उन्होंने किंडर गार्टन की स्थापना की। बच्चों में स्कूलों का भय समाप्त करने के लिए केजी विधि प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने आत्मक्रिया स्वतंत्रता पर बल दिया, यानी कि बच्चों को छोड़ दिया बिल्कुल बगीचे में ले जा करके। उनका जो स्कूल था, ग्राउंड था, तो वो स्कूल क्लासरूम वाला स्कूल नहीं था, वो बिल्कुल खुला हुआ ओपन ग्राउंड था जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल के साधन, झूले लगे हुए थे, शीशा लगा हुआ था। मतलब इस तरह के कुछ जो भी गतिविधियां बच्चों की होती हैं, बॉल से खेलना, फुटबॉल से खेलना, दौड़ धूप करना, तो बच्चों की जो भी इच्छाएं हो रही हैं, बच्चे अगर झूला झूल रहे हैं तो उन्हें झूला झूलने दे दिया जाता। बच्चे यदि ऊपर से ढालू पर सरक रहे हैं तो उन्हें सरकने दिया जाता। यदि बॉल से खेल रहे हैं तो बॉल से खेलने दिया जाता। यानी कि बिल्कुल उन्हें फ्री फॉर्म छोड़ दिया जाता। आत्मक्रिया स्वतंत्रता, सामाजिकता का विकास इससे होता है ना। जब बहुत सारे बच्चे आपस में मिलते, एक दूसरे को जानते। अब घर में तो 1-2 बच्चे होंगे, लेकिन जब वहाँ पे जाएंगे तो ढेर सारे बच्चों से वे कनेक्ट होंगे और एक दूसरे के बारे में जानेंगे, एक दूसरे के बारे में नाम पूछेंगे, उनके बारे में और कुछ जानेंगे, दोस्त बनाएंगे। तो इस प्रकार से सामाजिक अंतःक्रिया की शुरुआत वहाँ से होगी। और प्रमुख विधि जो है खेल विधि, खेल विधि को इन्होंने अपने किंडर गार्टन में स्थान दिया। खेल विधि के माध्यम से खेल में इन्होंने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, नंबर्स,
इन सारी चीज़ों को सिखा दिया इन्होंने खेल विधि से ही। तो यह जो इनका विधि था ये काफ़ी प्रचलित हुआ और आज इसका विस्तार पूरे विश्व में लगभग देखने को मिलता है। तो किंडरगार्टन मेथड के बारे में हम लोगों ने अभी जाना समझा। अब बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। तो आइए जानते हैं दूसरी विधि को। दूसरी विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि को परियोजना विधि भी कहते हैं और इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं विलियम हर्ड किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को इनका प्रवर्तक माना जाता है और प्रोजेक्ट विधि में इन्होंने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर बच्चों को काम करने के लिए दिया। यह जो प्रोजेक्ट विधि है यह मुख्य रूप से प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रवर्तक थे जॉन डीवी, तो जॉन डीवी के समकालीन ये भी थे और जॉन डीवी के एक तरह से कलीग भी थे और उनके सक्सेसर भी थे। तो जॉन डीवी के समकालीन किलपैट्रिक थे और जॉन डीवी के साथ इन्होंने काम भी किया था। किलपैट्रिक प्रमुख रूप से गणित के शिक्षक थे और जो इंजीनियर के स्टूडेंट होते थे वे विभिन्न तरह के मॉडल बनाते थे, वे प्रोजेक्ट बनाते थे। तो वहीं से इनके दिमाग में ये आइडिया आया और इसका इन्होंने एजुकेशन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया। इन्होंने क्या किया कि प्रोजेक्ट विधि को 4 भागों में बांटा और 4 भागों में से पहला जो भाग है कंस्ट्रक्शन, रचना में इन्होंने रचना के क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा और शिक्षार्थियों के जो भी स्टूडेंट थे उनके विभिन्न प्रतिभाओं का पूरा विस्तार देने के लिए इन्होंने विविध क्षेत्रों को शामिल किया। जैसे कि नाटक लेखन। अब जिस बच्चे को लेखन में भी रुचि थी वे एक नाटक लिखने के में लग गए और इस तरह से उनमें क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनात्मक प्रवृत्ति उनकी बढ़ी। दूसरा मॉडल निर्माण, विभिन्न तरह के मॉडल्स का निर्माण करना, ये भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित ही है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर यानी कि रचना के आधार पर बच्चों में रचनाधर्मिता बढ़ेगी। दूसरा है एंजॉयमेंट यानी कि आनंद। अब इन्होंने क्या किया कि बच्चों को एक कंसर्ट में लेकर के गए। कंसर्ट का मतलब जहाँ पे नृत्य या गायन प्रस्तुत होता है, या फिर किसी पार्टी में लेकर के पहुँच गए और बच्चों को कहा कि चलो तुम लोग इसको खूब एंजॉय करो, देखो और मज़े करो। और इसके पीछे का लक्ष्य क्या था? इसके पीछे का लक्ष्य था कि बच्चों में उस चीज़ के प्रति जिज्ञासा जगना और जो बच्चे उस प्रतिभा के अनुसार अपने आप को ढाल सकें तो उनका जो है विकास होगा। अब जैसे किसी बच्चे को नृत्य काफ़ी पसंद है और वो नृत्य करना जानता भी है, लेकिन कभी उसे मौका नहीं मिला ना ही देखने का ना ही सीखने का। तो जब उसे कंसर्ट हॉल में लेकर के जाएंगे जहाँ कोई प्रसिद्ध नर्तक जो होगा वो डांस कर रहा होगा तो उसे देख कर के वह बच्चा सीखेगा। तो इस प्रकार से उसमें रचनात्मकता आएगी। तीसरा है प्रॉब्लम। उन्होंने बच्चों के सामने समस्याओं को भी रखा। विभिन्न तरह की समस्याओं को रख कर के बच्चों के अंदर जो प्रतिभा थी उसको जगाने का काम किया। अब जैसे कि एक सामाजिक समस्या गरीबी को लेकर के इन्होंने बच्चों के बीच परिचर्चा की और बच्चों के ओपिनियन को लिया। बच्चों का क्या नज़रिया है, वे किस नज़रिए से समाज को देखते हैं, वे क्या समझते हैं और क्या उनके पास कोई समाधान है, इसे दूर करने का उपाय है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल थीं। चौथा वर्गीकरण इन्होंने किया स्पेसिफिक लर्निंग के ऊपर यानी कि विशिष्ट अधिगम। इसमें इन्होंने विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कौशलों को सिखाने पर बच्चों को जोर दिया। जैसे कि बच्चों को तैरना आना चाहिए, बच्चों को घुड़सवारी आनी चाहिए। अब जिस बच्चे को जिसमें भी रुचि है वो उस क्षेत्र में बेहतर करेगा। और उनका यह जो प्रोजेक्ट विधि है वो काफ़ी प्रचलित हुआ, काफ़ी वे प्रसिद्ध हुए और अमेरिका के अंदर उन्होंने काफ़ी नाम कमाया और आज पूरे विश्व में प्रोजेक्ट विधि को मान्यता मिली हुई है। और कई ऐसे स्कूल हैं जो प्रोजेक्ट विधि के अनुसार अपने क्लासेस चलाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आइए देखते हैं अगली शिक्षण विधि को जिसका नाम है डाल्टन विधि। इसका नाम डाल्टन विधि है लेकिन इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। ये एक महिला थी लेकिन इन्होंने अपने नाम के ऊपर अपनी विधि का नाम नहीं रखा, बल्कि इन्होंने जिस शहर में इसे लागू किया था तो यह डाल्टन जो है यह अमेरिका का एक शहर है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में डाल्टन एक शहर है और वहीं के विद्यालय में इन्होंने
अपने इस शिक्षण विधि का प्रयोग किया था और इसीलिए इसका नाम इन्होंने डाल्टन विधि रखा। 1920 ईस्वी में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के डाल्टन स्थित विद्यालयों में हेलेन पार्कर हर्स्ट ने अपनी नई शिक्षण विधि की शुरुआत की और यह शिक्षण विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। वहाँ इन्होंने देखा कि कक्षा में बच्चों को बिल्कुल एक बंद कमरे में रखा जाता है, जैसे जेल में कैदियों को रखा जाता है। साथ ही बच्चों को अपनी ओर से कुछ भी पूछने, कुछ भी मनोरंजक विधियाँ नहीं थी उस समय, और छात्रों को बिल्कुल विषयों को रटना पड़ता था जो भी शिक्षक बताते थे। तो शिक्षक केंद्रित कक्षाएं होती थी जहां छात्रों को कोई भाव नहीं दिया जाता था, और जो तेज छात्र होते थे वे भी उसमें पिसते थे और जो मंद छात्र होते थे वे भी उसमें पिस जाते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने उस शिक्षण विधि को देख करके एक नई शिक्षण विधि को लाने की योजना बनाई और जिसका नाम इन्होंने डाल्टन प्लान रखा। और इन्होंने अपने प्लान को लेकर के काफ़ी समय से शुरुआत की। 1912 ईस्वी से इनकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन बीच में विश्व युद्ध आ गया जिसके कारण इन्हें अपनी योजना को टालना पड़ा। और फिर जाकर के 1920 ईस्वी में इन्होंने अपनी योजना को डाल्टन के स्कूलों में शुरू कर दिया। देखिए यह विधि है क्या, तो इस विधि में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। ठीक है, प्रत्येक विषय की एक अपनी प्रयोगशाला होती है, प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला इन्होंने बना दी। उससे संबंधित जितने भी मटेरियल थे, बुक वगैरह, चित्र और जो प्रदर्शन सामग्रियां थी या फिर जो प्रैक्टिकल करने की जो चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को इन्होंने लाया और पूरे सिलेबस को 9 या 10 खंडों में बंटवा दिया इन्होंने अपने टीचरों से। इन्होंने अपने टीचरों को कहा कि पूरा जो सिलेबस है उसे 9-10 खंडों में बांट दीजिए और प्रत्येक खंड का एक असाइनमेंट तैयार कीजिए और उस असाइनमेंट को बच्चों को दे दीजिए। प्रत्येक विषय का असाइनमेंट जब बच्चों के हाथ में आ गया तो बच्चों को अब बच्चों को कहा गया कि आपको जिस विषय में अपनी रुचि है आप उसे चूज करो। बाकी सारे विषयों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन आपकी रुचि जिसमें हो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इससे बच्चों को क्या हुआ कि बच्चों में यह भावना जगाई कि अब मुझे जो सीखना है वो मैं सीखूँगा। तो वहाँ बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ा और बच्चों को अच्छा लगा। तो उन्होंने प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला बना दी और उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्री के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी वहाँ रखे गए, जिससे क्या हुआ कि प्रत्येक विषय का एक पूरा मटेरियल तैयार हो गया और बच्चों के लिए एक सुविधाजनक काम हो गया। डाल्टन योजना के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी के कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने देना। जो सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक का रूटीन था, उस रूटीन को उन्होंने ख़त्म कर दिया और बच्चों को अपना खुद का समय सारणी बनाने के लिए कहा कि आपको जितना देर पढ़ना है आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 9 से 4 ही आपको पढ़ना है। साथ ही बालक की रुचि के अनुसार उसे उस विषय का अधिकाधिक अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की गई। इन्होंने कहा कि आपको जिस विषय में रुचि है आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है और आपको उस विषय के लिए जो भी आपको चाहिए, जो भी ज़रूरत हो, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो इस विधि में इन्होंने इस प्रकार से बदलाव लाया और इनके इस विधि को अमेरिका में काफ़ी मान्यता मिली, काफ़ी प्रचलित इनकी विधि हुई। लेकिन भारत में वैसा प्रचलन नहीं आ पाया क्योंकि इनकी यह विधि काफ़ी महंगी विधि है और यह खास एक स्पेसिफाइड और एक यूनिक कहें कि यह एक यूनिक मेथड है, जिसके कारण यह भारत में नहीं आ पाई। तो ये प्रमुख 3 विधियां थी जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की। बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इनमें से जो प्रमुख सीटेट में के पैटर्न को देखते हुए हम लोगों ने 3 विधियों की चर्चा की है। तो फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। 17वां एक्सरसाइज अभी जारी रहेगा, इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।